नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव की सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत विविधताओं से भरा देश है, ये हम लगातार कहते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। अगर भौगोलिक रूप से बात करें, सांस्कृतिक रूप से बात करें, आध्यात्मिक रूप से बात करें, भाषाओं की बात करें, किसी भी तरह की बात करें, तो भारत जो कह सकते हैं कि विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। लेकिन इन सब के अलावा अगर प्रशासनिक रूप से कहें तो प्रशासनिक रूप से भी भारत विविधताओं से भरा एक देश है। और सिर्फ विविधताओं नहीं बल्कि चुनौतियों से भरा हुआ एक देश है। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 726 जिले और करीब करीब 6,30,000 गांव हैं। इन सबको विकास की धारा में एक साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वो भी जबकि हम जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, और एक राज्य में या केंद्र में कोई सरकार होती है, किसी एक दल की सरकार होती है, तो दूसरे राज्य में दूसरे अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर सरकार बनाने वाला कोई और दल होता है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हम सब मिलकर काम करें, खास करके विकास के मुद्दों पर, डेवलपमेंट के इश्यूज पर देश मिलकर एक साथ चले। और इसीलिए हम लगातार पिछले कई सालों से, और खास करके 2014 के बाद कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक टीम इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और वो टीम इंडिया का मतलब है केंद्र और राज्य सब मिलकर चलें तो डेवलपमेंट के जो पैमाने हैं हम उन पर एक साथ चल सकते हैं। और इसीलिए सहकारी संघवाद की बात होती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है। और आज डीडी कॉन्क्लेव में हम सहकारी संघवाद की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बीते कुछ सालों में या कहें तो 7 सालों में क्या कुछ बदलाव आया इस मोर्चे पर। क्योंकि कई बड़े बदलाव हमने देखा 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की सत्ता बागडोर संभाली तो कई जो है प्रशासनिक बड़े जो सुधार किए गए। उन सब सुधारों के बाद आज क्या स्थिति है, अभी भी जो हम सुनते हैं केंद्र और राज्यों के बीच अगर टकराव के कुछ मुद्दों की बात हम सुनते हैं, आवाजें आती हैं, तो वो क्या हैं और कैसे उनको डील करना चाहिए, और क्या हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, वो वास्तव में इस तरह की है कि हम कह सकें कि हाँ, हम एक टीम इंडिया की तरह आगे बढ़ रहे हैं, टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। इसी सब पर आज हम बात करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं, हर बार की तरह डीडी कॉन्क्लेव में मेरे साथ बहुत विद्वान लोग हैं, मेरे सामने बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दें, क्योंकि यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ बहुत अच्छे सवाल आएंगे। और मेरे साथ जो मंच पर उपस्थित हैं, आइए मैं उनका भी परिचय करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं, सदस्य हैं नीति आयोग के। जोरदार तालियां प्रोफेसर रमेश चंद्र जी के लिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान बीपी सिंह जी हैं। बीपी सिंह जी पूर्व गवर्नर हैं सिक्किम के और पूर्व गृह सचिव हैं। इनके लिए, बीपी सिंह जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। काफी लंबा इनको प्रशासनिक अनुभव है और उसको देखते हुए बहुत सारी हम चीजें नहीं जानेंगे। हमारे साथ एनके सिंह जी भी जुड़ेंगे। एनके सिंह जी पूर्व अध्यक्ष हैं फाइनेंस कमीशन के। एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष फाइनेंस कमीशन। बहुत लंबा अनुभव है एनके सिंह जी का भी। और इसके अलावा मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, अर्थशास्त्री हैं और स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। और खास करके हम तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक मुद्दा मेरे जहन में बार बार आता है कि हम केंद्र और राज्यों की तो बात करते हैं, लेकिन मुझे याद है जब कुछ महीने पहले जब नीति आयोग की एक बैठक हुई, वित्तीय जो परिषद थी उसकी बैठक हुई, तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा था कि भाई राज्य, केंद्र और साथ साथ उन्होंने कहा था कि सहकारी संघवाद को हमें जिला स्तर तक पहुंचाना है। यहां तक प्रधानमंत्री की सोच है कि कैसे हम इसको जिला स्तर तक पहुंचाएं। अब क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा था 7 महीने उसको लगभग हो चुके हैं, तो हम इसके विकेंद्रीकरण के लिए जब हम सहकारी संघवाद की बात करते हैं, इसको जिला स्तर तक पहुंचाने के लिए अभी आज की सिचुएशन में हम क्या कुछ कर रहे हैं? धन्यवाद अशोक जी। वास्तव में यदि आप नीति आयोग का मैंडेट देखें तो संघवाद को जिला तक ही नहीं, उसमें ये लिखा है कि इसको गांव तक पहुंचाना है। जी। लेकिन ये अलग अलग चरणों में होगा। जो आपने जिले का पूछा कि स्पेसिफिकली जिलों के लिए क्या कर रहा है नीति आयोग, तो आपने सुना होगा कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर ने दिया था कि हर प्रदेश में आप ऐसे कुछ 2, 4, 5 जिले जो है उनका चयन करें
जो कि पिछड़े हुए हों, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से। तो नीति आयोग ने कुछ पैरामीटर लेकर सभी प्रदेशों में उन लगभग 108-10 के आसपास जिलों का चयन किया, जिन्हें हम आकांक्षी जिले जिनको बोल रहे हैं। हाँ, हिंदी में जी, उसको जी, आकांक्षी जिले कह सकते हैं। जी। तो उन वहाँ पर लगातार काम हो रहा है, अलग अलग सोर्सेस से साधन जुटाए गए हैं। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्राइवेट सेक्टर से भी संसाधन लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो उसका उद्देश्य ये है कि कोई प्रदेश इसलिए बैकवर्ड है कि उसके कुछ जिले जो स्टेट की एवरेज है उससे नीचे हैं। तो स्टेट की एवरेज को एक टारगेट करके जो जिले हैं उनको उस एवरेज या उससे ऊपर पहुंचाना। तो ये ऐसे काम कृषि में, हेल्थ में, एजुकेशन में, अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है। अभी इसको एक तेजी लाने के लिए या इसका विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जैसे हम जिले सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों में जिले भी इतने बड़े बड़े हैं कि उनमें आपको एक बहुत ज़्यादा एक नज़र आएगा कि उसमें इनइक्वलिटी है काफ़ी। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक जो है उसकी ओर जो है वो हमारा अब दूसरा कदम है जो अभी हम शुरू करेंगे कि एस्पिरेशनल ब्लॉक को सिलेक्ट करके उस जिले की एवरेज से ऊपर ले जाया जाए। और इस चरण में मैं समझता हूँ कि गांव एक आखिरी कड़ी होगा, उसके लेवल से भी प्लानिंग भी, विकास भी जो है अल्टीमेटली उसे वहां तक जाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही और ये समझने की बात है जो आप आकांक्षी जिलों के संदर्भ में कह रहे हैं। देश का विकास जो है, देश विकास के पैमानों पर अगर औसत में पिछड़ा रहता तो उसमें दरअसल ये कहा जाता था कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ राज्य बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, कुछ राज्य पीछे चल गए, जो पीछे राज्य रह गए उनकी औसत के हिसाब से देश के विकास का औसत नीचे आ गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ राज्य जो हैं वो भले ही कितना अच्छा कर लें, लेकिन उसके कुछ जिले हैं जिनके कारण जो है वो ओवरऑल एवरेज खराब हो जाता है। तो यानी कि अगर हम कहें कि एवरेज निकालने की बात है तो उसमें हमें जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और ग्रामीण स्तर तक जाने की अब पूरी प्लानिंग हो रही है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो पूरा मॉडल है और इसी को मैं कह रहा हूं कि सहकारी संघवाद इसीलिए जरूरी है, क्या आप मानते हैं कि ये पूरा ढांचा जो है अब हमने एक अच्छी तरह से एक प्रोफेशनल ढांचा ऐसा बना लिया है डेवलपमेंट के मोर्चे पे जिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसकी थोड़ा फिलॉसफी में मैं फिर जाना चाहूँगा, बाकी लोग भी उसको कर सकते हैं और एनके सिंह जी विशेष रूप से उसको विस्तार से बताएंगे। फाइनेंस कमीशन जो इंटर स्टेट इनइक्वालिटीज़ हैं उसका संज्ञान लेता है। मैं भी 15वें फाइनेंस कमीशन का मेंबर था एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में। तो जो स्टेट्स की इनइक्वालिटी हैं, कैसे वो स्टेट्स कन्वर्ज हों रादर दैन के वो डाइवर्ज होते रहें, उसका काफ़ी हद तक फाइनेंस कमीशन जो है अपने अवार्ड में उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़िले जो हैं, वास्तव में जो नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन है ऐसा ही रोल स्टेट फाइनेंस कमीशन को अदा करना चाहिए। लेकिन उसमें जैसे 15वां फाइनेंस कमीशन आ गया केंद्र में, किसी स्टेट में अभी तीसरा फाइनेंस कमीशन भी नहीं आया और उसको गंभीरता से भी नहीं लिया गया। तो इसलिए ये एक अलग से उसमें जाना पड़ा और इसमें हमें बहुत जो है सराहनीय सफलता मिली है। और लगातार हम डिस्ट्रिक्ट्स की हर साल वो रैंकिंग निकालते हैं और डेल्टा वर्कआउट करते हैं कि किस ज़िले ने किस एस्पेक्ट में कितनी प्रगति की। तो इससे उनके यहाँ जो अधिकारी भी लगे होते हैं, एक उनको भी प्रेरणा मिलती है काम करने की। और वहाँ पर हमने यहाँ तक कुछ प्रदेशों को कहा कि आप मिनिमम 3 साल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र ना करें, नहीं तो विकास में जो एक कंटिन्यूटी है उसमें एक ब्रेक आ जाती है। तो उससे नीति आयोग को भी एक कांटेक्ट पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने के लिए मिला। कृषि विज्ञान केंद्रों को भी कृषि के लिए जोड़ा गया, जो भी और संस्थान से उनको जोड़ा गया।
तो जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं चाहूँगा कि वो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की हम पिछले 3 साल से एक बुक निकालते हैं तो उसको ज़रूर देखें। उसमें पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्लो आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये एक बड़ी बात है, आगे बढ़ रहा है लेकिन रफ्तार थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो ये इसका डेटा भी है सारा और इसका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, ये अच्छी बात है। एनके सिंह साहब, आप इस पूरी चर्चा में आपने अभी सुना प्रोफेसर साहब को, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है 2014 के बाद अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई ये जो दूरी है केंद्र और राज्यों के बीच पाटनी चाहिए, लगातार ये बात कहते रहे प्रधानमंत्री, और कुछ सुधार भी हुए, चाहे योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया, उसके बाद कुछ और फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें जो है लागू की गई। आप इस पूरे मॉडल को आप कैसे देखते हैं आज? धन्यवाद। जिन मुद्दों के ऊपर मेरे सहयोगी रमेश चांद जी ने प्रकाश डाला है उनसे मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूं। विभिन्न जो वित्त आयोग रहे हैं, फाइनेंस कमीशन, उन्होंने प्रयास की है कि जो राज्यों के बीच जो अक्षमताएं हैं उनमें किस तरह से उन्हें दूर किया जाए। विशेषकर प्रधानमंत्री की इस आकांक्षा को लेते हुए 15वें वित्त आयोग ने एक प्रयास किया है 3 दृष्टिकोण से। सर्वप्रथम जो मापदंड के आधार पर हम लोगों ने विभिन्न राज्यों के बीच राशि का वितरण किया है, उस राशि में हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि जो बढ़ती हुई विभाजन है राज्यों के बीच उसको कैसे कम किया जाए। इसी कारण हम लोगों ने जो जिसे बैक इंडेक्स कहते हैं इनइक्वालिटी का, पर कैपिटा इनकम के ऊपर वह आधारित है, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ध्यान दे करके लगभग 25% हम लोगों ने उसके ऊपर नंबर दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि जो राज्य आगे प्रगति किए हैं और सराहनीय प्रगति हुई है, वे उन राज्यों का भी इस प्रगति के लिए उन्हें कुछ मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने इन दोनों चीज के ऊपर एक, जिसे कहते हैं मिडिल पाथ, अपनाया है, जिसे डेमोग्राफिक मैनेजमेंट आप कहिए। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनसंख्या है उसके ऊपर नियंत्रण लाने का उन्होंने विभिन्न प्रयास किया है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो ये आकांक्षा थी कि जिस रूप से और जिस मापदंड के आधार पर राशि का वितरण हो, उस राशि के आधार पर ये जो सहकारी संघवाद है इसमें एक नई ब्रोथ दिया है। दूसरा मेरा ये कथन है कि जैसा कि रमेश चांद जी ने कहा कि केवल डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, गांव तक इसे ले जाया जाए। इस बार सर्वप्रथम 15वें वित्त आयोग का यह प्रयास रहा है कि जो राशि हम लोग ने 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर उपलब्ध कराई है, पिछले वित्त आयोग के अनुकूल उसमें लगभग 40% की वृद्धि हुई है। और 40% की वृद्धि हुई है कई मापदंडों के कारण। एक तो हम लोगों ने ये निश्चित किया कि केवल राशि देना आवश्यक नहीं है, उस राशि को प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको कैसे जोड़ा जाए। उदाहरणार्थ स्वच्छ पेयजल, उदाहरणार्थ सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन, इन सब के ऊपर बल दे करके हम लोगों ने राशि उपलब्ध तो जरूर की है, मगर इस राशि के आधार पे हम लोगों ने कहा कि इन चीजों के ऊपर ही राशि खर्च हो सकती है। तो मेरे जानते आगे आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि जो आकांक्षा थी, जो विचार थे कि इन्हें केवल डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पंचायत के स्तर पर भी इसके ऊपर कार्यक्रम हो, तो 15वें वित्त आयोग ने अपना उत्तरदायित्व इसमें निभाया है। और इसी कारण प्रधानमंत्री ने हम लोगों के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए हम लोगों की अनुशंसा आगे कार्यक्रम हो रहा है। दोनों जो पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट की पेशी हुई जी, वित्त मंत्री ने कहा कि इन अनुशंसाओं को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा भी मापदंड के कारण हुआ।
तीसरा प्रश्न मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हम लोगों ने ये ध्यान दिया है कि विभिन्न राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। इसीलिए 15वां वित्त आयोग पहला वित्त आयोग है जो प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए एक अलग से हम लोगों ने वॉल्यूम दी है राज्यों के ऊपर। उस वॉल्यूम में जो विभिन्न राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में की जो समस्या है उसका विश्लेषण किया गया है और उस विश्लेषण के आधार पर ही हम लोग ने उस राशि को उस राज्य को आवंटित किया गया। तो यह पहला प्रश्न वित्त आयोग है कि हम लोगों ने 4 भाग में 4 वॉल्यूम में अपनी अनुशंसा की है। एक तो जो मेन रिकमेंडेशंस है जी, दूसरा जो स्टैटिस्टिक्स है, तीसरा जो केंद्र सरकार से संबंधित मामले हैं और चौथा जो राज्यों से संबंधित मामले हैं। प्रत्येक राज्य के ऊपर गहराई में विश्लेषण के पश्चात ये हम लोगों ने राशि आवंटित किया है। तो ये 3 मुद्दे आपके समक्ष श्रीवास्तव साहब मैं रखना चाहता हूं। जी, बहुत आपने बिंदुवार इस बात को सामने रखा ताकि हमारे दर्शक भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। बीपी सिंह जी, आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है सर, बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। पहले जो व्यवस्थाएं थी उनमें बदलाव हमने देखा। प्रधानमंत्री खुद क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे इतने समय तक, तो उनके कुछ अनुभव थे, तो उनको लगा कि उन अनुभवों के आधार पर उनको जो चीज़ें लगी उस तरह के सुधार हमने देखे। आप इन सुधारों को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था है ये बेहतर तरीके से काम कर पा रही है? यहाँ पर भी आपको कुछ चैलेंज जो हैं क्या लगते हैं जिन पर आपको लगता है अभी भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं अपने मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बड़ी स्पष्टता से बतलाया है। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको याद होगा अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। उस वक्त मैं होम सेक्रेटरी था। तो एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है पार्लियामेंट की, तो उसके अध्यक्ष थे प्रणब बाबू, उस वक्त प्रणब मुखर्जी साहब। तो मैंने अडवाणी जी से बात की, मैंने कहा कि मैं कंसल्टेटिव कमेटी को पूरी व्यवस्था के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ और उनकी राय लेना चाहता हूँ कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। तो अंत में बस एक ही उदाहरण कह देता हूँ। अध्यक्ष जी ने पूछा तो कैसे चलेगा? तो मैंने कहा ये जो उस वक्त 25 थे राज्य और 7 थे केंद्र शासित प्रदेश। मैंने कहा ये एक ट्रक के तरह है, इसके 32 पहिए और एक भी पहिया अगर भ्रष्ट कर गया तो ट्रक रुक जाएगा, पूरा रुक जाएगा। और हमको ये व्यवस्था करनी होगी कि उस पहिए को जल्दी ठीक करें, तब तो गाड़ी चलेगी। तो इसमें केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियां समान हैं, लेकिन होती नहीं। अब अमेरिकन सिस्टम जो है, जहां मैं वर्ल्ड बैंक में था वहाँ भी देखा, वहाँ केंद्र राज्यों को मदद नहीं करता है, सिर्फ कानूनी तौर पर जो मदद करनी है वो करता है। अगर तुमने मिसमैनेज किया है तो तुम भुगतो। हमारे यहाँ वो ये नहीं है। और यहाँ प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री नहीं है। गाड़ी सबको ठीक करना होगा तभी चलेगी। और आपने जो व्यवस्था वही बताई फाइनेंस कमीशन का, वो मुझे अच्छा लगा। ये व्यवस्था सही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो अभी सहकार से समृद्धि की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, तो सहकार प्राइमरी है ना, तो उसमें कैसे हम लोगों का सहकार लें? विस्तृत देश है, विभिन्न स्तरों पर लोग हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अलग हैं। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि सुविधाएं नहीं हैं उस तरह की हमारे पास, अभी भी नहीं है, और लेकिन बढ़ रही हैं। तो वित्त के अलावे ऑर्गेनाइजेशन भी होना है, संस्थाएं भी बननी है, और संस्थाओं के ऊपर टेक्नोलॉजी भी चाहिए।
तो जब तक हम इन तीनों के तरफ ध्यान नहीं देंगे, जिस पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान है कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इसमें कंटिन्यूअस चेंज की ज़रूरत है। एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद में बात करूँगा जी। अभी हम लोगों को चाहिए कि ऐसे, आई थिंक आप कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं ठीक मालूम है, नीति आयोग वाले, हम ऐसे लोगों को बहाल करें, सरकारी तौर पर नहीं, सहकारी तौर पर, राज्य के आधार पर, जिसमें राज्य के जो शिक्षित युवक या युवतियां हैं वो उसमें आएं, जो कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें सहकारिता में, और देखें कि क्या क्या हमको करना है, क्योंकि आंसर टेक्नोलॉजी से आएगा। नए नए तरीके निकाले जाएंगे सहकारिता में, वो शुगर में हो, फार्मिंग में हो, सीड प्रोडक्शन में हो, सब चीज़ों में तो कॉस्ट भी कमेगा। बिल्कुल। और आपको लगेगा कि ये काम हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी नंबर वन। उससे भी प्राइमरी है, वी सिलेक्ट द यंग ब्राइट बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ दैट स्टेट फॉर दैट जॉब। और इसमें भेदभाव नहीं होना है। फिर बहुत सारी संस्थाएं हैं इस देश में जो कि मदद करने के लिए तैयार हैं, आप जानते हैं उनको कहिए कि इन लोगों को शिक्षा दीजिए, उसमें फिर सिलेक्शन हो। यह कोई सिफारिशी नहीं अपॉइंटमेंट है। और उस व्यक्ति को ये भी स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो किस जिले में काम करेगा, उस जिले का उसको क्या ज्ञान है, फिर पोस्टिंग उस तरह से होनी चाहिए। तो एक नया सेटअप बनाना होगा आपको, जिसमें टेक्नोलॉजी, knowledge of the district, and of course facilities available within the country। तो ये मैं अभी कहना चाहता हूँ, बाद में ठीक फिर है। आपसे बात। ये आप जो कह रहे हैं ये सर आप इस पर जरूर रिएक्ट करिए, क्योंकि एक बात ये भी है कि प्रधानमंत्री ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। उन्होंने कहा हम लोग 65,000 करोड़ रुपए का जो है खाद्य तेल आयात करते हैं, और अगर वही पैसा अगर हम उसको, जैसे हमने दालों में थोड़ा सा किया कि हमने निर्भरता अपनी जो है कम कर दी आयात पर, उसके कारण यहाँ पे किसानों को वो 65,000 करोड़ रुपया किसानों के पास जा सकता है जो लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसको, लेकिन बीपी सिंह सही कह रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना है, उसमें नई जो नई प्रतिभाएं हैं उनको भी मौका मिले तो शायद ये रफ्तार और बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है सर कि ये मैं बता दूं एक बात आपको। मैं यहाँ पर आसाम का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर था, तो आपको एक ब्रॉड बताता हूँ, फिर मैंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मिनिस्टर से भी बात की थी उस वक्त। इधर से आप चलें, मैं ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो यूपी, बिहार, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है जी, ये बहुत अच्छी है। बंगाल, आसाम, फिर बांग्लादेश का नीचे था। उड़ीसा में एक जो आपने सीड की बात की ना, उसी का ये उदाहरण दे रहा हूँ, एक्चुअल है फैक्ट। वहाँ ये सीड बना रहे थे राइस का, पैडी का, तो वो बांग्लादेश में चल गया। फिर जब वर्ल्ड बैंक गया तो वही प्रॉब्लम लेके आए, हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए कि ले लीजिए। ये उड़ीसा का बनाया हुआ सीड सबसे अधिक प्रोडक्टिव हो गया बांग्लादेश में। और सडनली जिस प्रदेश की प्रोडक्टिविटी राइस की, पैडी की कम थी, वो प्रदेश इन सबसे ऊपर चला गया। और फिर उनको फैसिलिटी थी पैसे की, वो आप जानते ही हैं जी। और वहाँ महिलाओं ने अद्भुत काम किया, महिलाएं ने अद्भुत काम किया। मैं जब गया वहाँ तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारी प्रायोरिटी है, कहा कि घर, मैंने कहा और बाथरूम और बच्चों की पढ़ाई। तो मैंने कहा टेलीविज़न, कहा टेलीविज़न नहीं, और लोन रिपे करते थे। जानते हैं बांग्लादेश में कोई महिला डिफॉल्ट नहीं करती। अच्छा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, उनको ले जाना पड़ेगा आपको।
और ये जो मैं टीम बता रहा हूँ आपको, ये टीम उसमें मदद करे। सर आप बताएं। श्रीवास्तव जी, मैं ऐसा सोचता हूं कि हमें मेन मुद्दे से डाइग्रेस नहीं हाँ। करना चाहिए। जी जी जी, दो और विद्वान बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल विचार बिल्कुल जी, जरूर बहुत लेने संक्षेप में चाहिए। सर ने कहा तो उस पे संक्षेप में मैं ये कहूँगा दो बातें। कोऑपरेटिव एज एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट different चीज कॉन्टेक्स्ट है, है, बिल्कुल। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब हम कहते हैं वो एक उसका अलग चीज। कॉन्टेक्स्ट एक अलग है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ने, सिंह साहब ने जो टेक्नोलॉजी का कहा, इतना यूज हो रहा है गांव में खासकर, क्योंकि हम अब देखिए। हाँ। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की है। डिजिटल टेक्नोलॉजी तब जाएगी यदि ब्रॉडबैंड गांव में अवेलेबल होगा। ये डिस्कशंस होती हैं नीति आयोग में कि यदि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से फार्मर को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो तभी संभव होगा यदि वहाँ ब्रॉडबैंड होगा। बिल्कुल। इसी तरह आपने सुना होगा कि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव किया, बहुत से स्टेट्स हैं, आप देखिए उन्होंने उसको अडॉप्ट भी किया, सोलर एनर्जी। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ओवरऑल देश में काफ़ी जो है चीज़ें हो रही हैं। और 3 व्हीकल जो नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज़ करता है, उसमें इनोवेशन एंड नॉलेज एक हब है हमारे यहाँ, जिसके थ्रू हम जो स्टेट्स में कोई इनोवेशन हो उसको दूसरे तक देते हैं। बुक है हमारा स्टेट फॉरवर्ड, उसका यही है कि एक स्टेट का लिया इनोवेशन, सभी स्टेट से पूछा आपका बेस्ट काम क्या है जो आप दूसरों से शेयर करें। दूसरा जो हमारे इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एग्रीटेक्स हैं, वो देश में भी और विदेश में तरह तरह की इनोवेशन हो रही हैं जो स्पेसिफिक इन्होंने पॉइंट्स और उसमें शेयरिंग फार्मूला भी है, जी, है ना? हाँ। उसमें शेयरिंग फार्मूला भी है। ऑफ कोर्स। तो जी जी जी, वो एक बड़ी बात है, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन अश्विनी जी, आप इस पूरे, क्योंकि हम देखते हैं केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं उनमें तल्खियां हमेशा कुछ ना कुछ रहती हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जो है अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। जीएसटी आने के बाद कई चीज़ें बहुत हद तक बदली हैं, खास करके कि भाई किसका राज्य का हिस्सा कैसा रहेगा उसको लेकर के। तो जीएसटी हम कह सकते हैं कि एक बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर सकते हैं। एक लंबी प्रक्रिया हुई, कंसल्टेशन बहुत लंबी चली, लेकिन आपको लगता है कि अब ये जो फॉर्मूला है, हमने एक फॉर्मूला तो बनाया है, हालांकि 5 साल वाली भी बात आ रही है, वो भी मैं आऊँगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो है ये फॉर्मूला लग रहा है कि हम कह सकते हैं कि सहकारी संघवाद के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण है ये। देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय एक विषय आया कि इतने वर्षों से जो प्लानिंग कमीशन है वो इसलिए बनाया गया था 1951 में कि हम प्लान्ड ग्रोथ करना चाहते थे, प्लान्ड डेवलपमेंट करना चाहते थे, और उसमें केंद्र सरकार योजनाएं बनाती थी और उसको नीचे इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन मेरे ज़िले की क्या आकांक्षाएं हैं, मेरे प्रांत की क्या आकांक्षाएं हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसका ध्यान नहीं रखा जाता था। तो बहुत समय से ये बात आ रही थी कि कोई इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार कहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विषय रह जाते हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। कई राज्यों में शिकायत रहती थी कि उनको दिल्ली में आके लाइन में लगना पड़ता था योजना आयोग। वो भी मैं कह रहा हूँ अपनी डिमांड। मैं चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो हम जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो प्लीज सर गिव मी मोर, ये हम लास्ट में ये सेंटेंस जरूर बताया करते थे जी। लेकिन अभी चूंकि जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो ये बात आई कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। आजकल तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे होगा? वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं समतल है, कहीं गरीबी है, कहीं इतनी गरीबी नहीं है। 4.5 गुना का अंतर है सबसे गरीब और सबसे अमीर राज्य के प्रति व्यक्ति आय में। कहीं सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं नहीं होती है। तो ऐसे तमाम प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जैसे आपने अपने बातचीत में शुरुआत में भी कहा। तो वन साइज फिट्स ऑल नहीं चल सकता।
तो इसीलिए नीति आयोग का गठन किया गया कि एक तो जैसे आकांक्षी राज्यों की, आकांक्षी जिलों की, आकांक्षी ब्लॉक्स की बात आ रही, तो वो तभी संभव है कि हम नीचे से राय शुमारी करते हुए ऊपर के योजनाएं बनाएं। ये काम बखूबी होना शुरू हो गया, क्योंकि अब एलोकेशन प्लानिंग कमीशन नहीं कर रहा है, नीति आयोग के पास एलोकेशन का अधिकार नहीं है। यह जो भी एलोकेशन होगा उसकी ज़रूरतों के मुताबिक हो जाएगा। तो इस काम में सबसे पहली जो भूमिका निर्वहन की वो आदरणीय एन.के. सिंह जी से पूर्व जो अपना वित्त आयोग बना था, उस समय तक नीति आयोग का गठन नहीं हुआ था जब उसका गठन हुआ था। तो और जो उसकी सिफारिशें थी, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वैसा ही उन्होंने भी किया। उन्होंने इसके बारे में खूब चर्चा की कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र राज्यों को देता है और राज्यों से ये अपेक्षा रखता है कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर डालें और केंद्र भी अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा। राज्य कहते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए ये योजना, आवश्यकता ही नहीं है, हमारे राज्य में नहीं चाहिए, लेकिन उसको तो करना है क्योंकि केंद्र की योजना है। तो 14वें वित्त आयोग ने ऐसी बहुत सारी जो केंद्रीय योजनाएं थी उनको कट डाउन किया और ये कहा कि राज्य अपनी योजनाएं स्वयं चलाएं और जो राज्य चलाएंगे वो अपने लिए बेहतर चलाएंगे। और जो 32% शेयर हम टैक्सेशन के हिस्से के रूप में उनको दिया करते थे, उसको एकदम से बढ़ा करके 42% किया, ताकि 10% का बहुत बड़ा इजाफा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 25% इंक्रीज हुआ, 33% इंक्रीज हुआ। तो ऐसे में राज्यों से ये अपेक्षा भी थी कि वो उस राशि का भलीभांति उपयोग करेंगे। मैं यहाँ पर सब कुछ गुड़ी गुड़ हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस बात को कहीं राज्यों को भी इस विषय में मैं कहीं एक नोट ऑफ कॉशन के नाते बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास धन ज़्यादा है, अब पहले से बेहतर हुआ है, तो और आपको कहा है कि आप अपनी योजनाएं पब्लिक वेलफेयर के लिए, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की स्वास्थ्य, बाकी सुविधाओं के लिए अगर आप करें, तो उसके लिए राज्यों में भी क्षमता निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। मैं चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए संगठन में काम करता हूँ, कई बार हम देखते हैं कि राज्यों में वो क्षमता नहीं है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूँ, और कई स्थानों पर मैं देखता हूँ एजेंसियाँ, मैं यहाँ एजेंसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कौन एजेंसियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ वहाँ के कार्यक्रमों को बनाने में और उनको क्रियान्वयन करने में उनकी मदद करती हैं, और मदद करती हैं अपनी मदद के लिए, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है। इसलिए उन एजेंसियों को बाहर करना, मैं यहाँ पर केंद्र के भी जो संस्थान हैं, यहाँ पर राज्य जो जितने भी हमारे मंत्रालय हैं, जितने भी हमारे संस्थान हैं, नीति आयोग है, बाकी और संस्थान हैं, वहाँ पर भी जो विदेशी जो सलाहकार कंपनियाँ हैं उनका उपयोग कम करना। आपने कहा कि हमें क्षमता का निर्माण करना है, हमारे पास युवक युवतियाँ बहुत हैं, हमारे देश का युवा पूरी दुनिया में उनको एजुकेट कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पीछे कहीं ना कहीं भारत का युवा खड़ा है, उसको नेतृत्व कर रहा है। तो क्या हम अपने देश में, अपने देश के विकास के लिए क्या हमारे युवा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली शर्त है, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को भी और जो नीति निर्माण में जो लोग लगे हैं, जो नीति निर्माण के कार्य में अलग अलग प्रकार से है, नीति आयोग तो उसमें से एक है, अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए हम वो भी भूमिका निर्वहन करें।
जब हम आकांक्षी राज्यों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उन आकांक्षी राज्यों में हम कितनी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कर पाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों के लिए भी और जो लोग देख रहे हैं उसके लिए, उनके लिए भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम उन क्षमताओं के निर्माण के लिए दबाव भी बनाएं। हमने लाइंग डाउन नहीं लेना है। ये इस समय हमारा देश जो है एक आकांक्षी देश बन चुका है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने पूरी दुनिया को आज जो कोरोना काल आया उसके बाद हमने दिखा दिया कि आप लोग क्या बात कर रहे हो कि हमारे पास क्षमता नहीं है, हम सब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के नाते बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास पीपीई किट्स नहीं बनती थी, तो हमने इतनी पीपीई किट्स बनाई कि पूरी दुनिया को सप्लाई कर दी। कहने लगे कि हमारे पास क्षमता नहीं है वेंटिलेटर्स बनाने की। आप जानते हैं हमने 1 महीने में ही इतने वेंटिलेटर बना दिए कि हमारे पास सरप्लस हो गए, पूरी दुनिया को वेंटिलेटर सप्लाई कर रहे हैं। और आज वैक्सीन हम कर रहे हैं। तो मेरे कह रहे हैं कि हमें क्षमता निर्माण, आप कह रहे हैं कि हमारे पास प्रतिभा है, हमें क्षमता निर्माण करना पड़ेगा, खास करके उन राज्यों में इंस्टीट्यूशंस जो सिंह साहब ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस का निर्माण, और कहीं ऐसा ना हो कि हम विदेशी इंस्टीट्यूशंस के, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनको अपनी दवा बेचनी है, उनको अपनी वैक्सीन बेचनी है, उनको अपनी विटामिन्स बेचने हैं, कुछ बेचना है, अलग अलग प्रकार से चीजें करनी है, उनको हम नहीं दें। हमारे साथ किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी भी जुड़ चुके हैं, विधि और न्याय मंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू जी आपका जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहली बात, 2014 में जब मोदी जी चुनाव जीते थे तो उन्होंने कहा था कि वो जो दूरी है राज्य और केंद्रों के बीच, वो उसे पाटना चाहते हैं, इस दूरी को। बीते 7 साल में क्या कुछ हुआ इस दूरी को कम करने के लिए? 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार गठन हुआ, तब केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे थे, और जो एक माहौल था कि केंद्र सरकार इम्पोज करते हैं, चाहे वो पैसा के एलोकेशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन का हो, या सेंट्रल स्टेट का जो अन्य क्षेत्र में जो संबंध है, सब में हमने देखा है। मैं खुद 2014 से मंत्री रहा है, तो केंद्र का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है। अब केंद्र सरकार का जो भी कदम है, जो भी कार्यक्रम है, उसमें राज्य सरकारें स्टेक होल्डर्स बन गए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल राज्य सरकारों को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। केंद्र जितना भी चाहे, अगर राज्य सरकार साथ नहीं देंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टीज आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा कि स्टेट्स और सेंटर एक साथ मिलकर काम करेंगे, और स्टेट का आपस का बीच में भी एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से किस तरह मुकाबला करे, लेकिन पॉजिटिव स्पिरिट में, कि कौन ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट में कौन ज़्यादा तेज़ी ला सकते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का स्पिरिट भी आया है, और फेडरलिज्म का जो एक मूल बात है कोऑपरेशन, ये भी देखने को मिला है। तो मैं मान सकता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल कई गुना बढ़ गई है। सर, टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री अक्सर करते रहे हैं, हम बार बार सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया की भावना से अब भारत काम कर रहा है क्या इस वक्त? बिल्कुल काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर आप कुछ चीज़ें सुनने को मिलेंगे, तो वो राजनीति है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इस बात को लेकर के। जैसे कांग्रेस पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में या केंद्र सरकार के ऊपर में टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री जब हमारे केंद्र सरकार के मंत्रियों से जब मिलते हैं तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं है। जीएसटी काउंसिल में सारे प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो रहते हैं, वो मेंबर हैं, तो सामूहिक है। अब जीएसटी काउंसिल में जो भी तय होते हैं वो एक सामूहिक निर्णय होता है, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को निर्णय करते हैं। तो इसी प्रकार से कि राजनीतिक जो बात या बयानबाजी जो होते हैं उस पे मत जाइए।
राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब केंद्र सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री जी खुद जब मीटिंग लेते हैं तो उसमें टीम इंडिया का झलक उसमें देखने को मिलेंगे। तो राजनीति ठीक है, डेमोक्रेसी है तो ये होते हैं, लेकिन जो आपने टीम इंडिया की बात जो कही है, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये दिखता है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोविड के समय में भी राज्य सरकारें ने पूरा साथ दिया। पॉलिटिक्स बीच में हुए हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने साथ दिया है, तभी तो जाके विश्व का सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान में हुआ है। तभी तो जाकर के गांव-गांव तक जो पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने जो भी मदद दिए हैं, या हेल्थ सेक्टर में हो या अन्य सेक्टरों में, या मैं जिस मंत्रालय में मंत्री रहा है मैंने खुद देखा है, राज्य सरकारों से तालमेल बहुत अच्छा है। तो टीम इंडिया का स्पिरिट बनी हुई है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। सर, नीति आयोग का गठन हुआ, जीएसटी बनी, ये सब इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए हुआ ताकि सहकारी संघवाद की भावना मजबूत हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शिकायतें जो हैं, अब भी कई तरह की शिकायतें जो हैं वो आती हैं, लोग राज्यों की तरफ से शिकायतें आती हैं, तो इनको आप कैसे देखेंगे? देखिए, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे नॉन डेमोक्रेसी हो, शिकायतें ख़त्म हो नहीं सकते हैं। इंसान के एक कैरेक्टर है ये कि जितना भी आपको मिले आप सोचते हैं कि और मिलना चाहिए। तो आपका जो नीड है, आपकी जो चाहत है, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर राज्य सरकार ये चाहेंगे कि और मदद मिले, लेकिन उसमें सीमित साधन का भी तो चीज़ होता है ना। तो इसलिए अगर राज्य सरकारों को ये लगता है कि केंद्र सरकार से और मदद मिलना चाहिए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ कि राज्य सरकारों के लिए प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार से जो भी मदद देने का जो प्रक्रिया बनाया है, उसको लेकर के कोई खामियां या कमी निकलना संभव नहीं है, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, नाइंसाफ़ी नहीं किया। और अब नीति आयोग जब तय करते हैं तो वो तो बातचीत करके या कंसल्टेशन प्रोसेस से ही तय होते हैं। ये कोई डिक्टेटर तो है नहीं कि हमने फैसला किया और थोप दिया किसी के ऊपर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैं इस वक्त इस देश में देख रहा हूँ। लेकिन सर, क्या इसको और मजबूत भी करने की जरूरत है? आपको लगता है भविष्य में, या क्या चुनौतियां भविष्य में, कैसे और बेहतर तरीके से काम किया जाए इस दिशा में? बिल्कुल, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, और केंद्र और राज्य हम एक ही घर के अलग अलग कंपार्टमेंट में कुछ दायित्व लेके बैठे हैं, मगर है तो इस देश के लिए काम करना है हमको। तो आने वाला दिनों में इस स्पिरिट को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं, ये ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही चलना चाहिए देश हित में। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, इन सब पर हमारे साथ इस डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो किरण रिजिजू जी को तो हमने सुना। सिंह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात किरण रिजिजू जी ने कही। उन्होंने कहा जब जब मुख्यमंत्री तमाम बैठते हैं तब शिकायत नहीं होती, लेकिन हम मीडिया में या वैसे जो है देखते हैं कि कोई शिकायतें होती है। तो हम जानते हैं बहुदलीय व्यवस्था है, तो इसमें तकरार तो होगी, खींचतान भी होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल है सिर्फ, या पॉलिटिकल एक रीजन है, या कुछ और भी चीजें आप देखते हैं? देखिए, सहकारी संघवाद एक विस्तृत प्रक्रिया है। पूरा संघवाद भारत में हो ही नहीं सकता, चूंकि उस तरह की कल्पना नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो पॉलिटिकल समस्या थी। जब एसआर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1995 में कि राजभवन में नहीं, विधानसभा के पटल पर तय होगा कि सरकारें रहेंगी या जाएंगी, तब तक 90 से ज़्यादा सरकारें, चुनी हुई सरकारें, बहुमत रहने के बावजूद भगाई जा चुकी थी। पॉलिटिकल कारण रहे थे उसके, तो वो कांटा तो निकल गया। अब सरकार चाह के भी नहीं कर सकती, ये रुकावट है। अब दूसरा जो इसका प्रमुख 3 पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है, एक प्रशासनिक पक्ष है, एक वित्तीय पक्ष है। एनके सिंह जी बैठे हैं, तो वित्तीय पक्ष में हमारे नीति आयोग के मेंबर भी उसके मेंबर थे। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। 32 से 42 तक राज्यों की जो
उनका एक पार्टी माने हिस्सा था वो हिस्सा था, बढ़ाया है, बढ़ा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब 21वीं सदी के इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद 10 साल 12 साल मुख्यमंत्री रह के आए हैं, उन्हें पता है कि कहां कहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वर्ल्ड स्तर का करना है, तब इन्वेस्टमेंट आएगा। जो दुनिया में चल रहा है, चीन से भाग रहे हैं लोग इन्वेस्टमेंट वाले, कहां जाएंगे? अगर आप उनको उचित इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तभी आएंगे, नहीं तो वियतनाम इंडोनेशिया बैठा है लेने के लिए। तो इसके लिए फिनेंस की जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है। अब इसमें एक डिसिप्लिन तो आपको लगानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जो राज्य बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको और जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको, दोनों को एक देंगे आप। ये एक प्रोमिनेंट डाइसेंट पॉलिटिकल है। मुझे लगता है कि जो अपोजिशन के स्टेट गवर्नमेंट्स है, रीजनल है या सेंट्रल, जो ऑल इंडिया पार्टी की रीजनल स्टेट में सरकारें हैं, उनको राजनीति से ऊपर उठ के, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में एक आता है कि भाई धर्म, एक राजधर्म, तो राजधर्म के नियमों के अनुसार, जो एक नैतिकता का नियम है, इसमें कोई कानूनी पक्ष नहीं है, नैतिकता का नियम है, क्योंकि फाइनली जनता को फायदा पहुंचाना है। पुलिस स्टेट अंग्रेजों के समय में था, वेलफेयर स्टेट डेमोक्रेसी में आया है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए और वो सरजमीन पर अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, उनको लाभ नहीं देते हैं। तमाम फ्लैगशिप स्कीम है, शौचालय का है, गैस पहुंचाया है, घर बना है, स्वच्छ जल जा रहा है, 30 करोड़ से ऊपर अकाउंट खुला, डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है। इन चीजों से, टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा हुआ है। लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं। अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप देखिए आपके पास कितना फंक्शनल एयरपोर्ट है, ये 125 के करीब फंक्शनल एयरपोर्ट है। चीन में देखिए 800 के करीब एयरपोर्ट है, अमेरिका 2000 एयरपोर्ट है। तो आपका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 500 एयरपोर्ट का होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होगा, किस तरह से नीतियां बनेंगी, ये प्रमुख चुनौती केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका अहम है। जाहिर सी बात है कि इसमें अकेले केंद्र कुछ नहीं कर सकता, अकेले राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती, निश्चित तौर पर। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को और वित्त आयोग को भी एक मानक बनाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि रेवड़ी की तरह बराबरी से बांट दें। जी जी जी। परफॉर्मेंस, जैसे कि तमिलनाडु ने, वित्त आयोग के अध्यक्ष जी बैठे हैं, तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको उस आधार पर पनिश करना तो उचित नहीं है ना। उसको तो आपको, उनको एक ड्यू शेयर देना पड़ेगा, बल्कि रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो उस तरह से कुछ मानक बनाने पड़ेंगे जिससे वित्तीय जो एक डिसिप्लिन है वो रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ हो, और गरीबी की रेखा से नीचे जो 300 मिलियन यानी 25 से 30 करोड़ लोग अभी भी हैं, तमाम आंकड़े उस पर, उनको हम कैसे उठाएं ऊपर गरीबी की रेखा से, ये भी एक प्रमुख ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इस पर ही सर आपके पास और मैं एनके सिंह साहब आप दोनों के पास इस सवाल को लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि अगेन फिर वही बात है कि परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि रेवड़ी की तरह नहीं बढ़ना चाहिए पैसा। जाहिर सी बात है राज्य अपने स्तर पे कर तो जमा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जब पॉलिटिकल कंपल्शन होती है तो कई राज्य जो है चुनावी घोषणाएं जो हैं, कोई पार्टी आती है उसकी चुनावी घोषणाएं होती हैं, कुछ लोकप्रिय, बिजली का बिल पूरी तरह से माफ और पानी साफ, बिल्कुल इस तरह की घोषणाएं भी होती है। लेकिन कुछ राज्य परफॉर्म करते हैं, उनको हमको जो है इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। क्या इन सब मुद्दों पर आपको लगता है पर्याप्त तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है? देखिए, एक तो इसमें वाइडर इशू है वेलफेयर वर्सेस फ्यूचर ग्रोथ। उसमें हमेशा तो टकराव नहीं होता, लेकिन बहुत सिचुएशन में आपको ये चॉइस करनी पड़ती है कि मैं जब सीमित रिसोर्सेज हैं, क्या मैं उनको वेलफेयर के लिए लगाऊं, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो 70% आबादी को ये दूं, या 70% से कम करके 50% को दूं, और जो मेरे पास 1 लाख करोड़ बचता है उससे मैं एयरपोर्ट या सड़कें या जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको बनाऊं। तो ये एक तो ट्रेड ऑफ होता है। और जो इस चीज़ पे एक्सपर्ट लिखते हैं, जो मैंने पढ़ा है, मैंने तो केवल एग्रीकल्चर में देखा है कि सर्टेनली वो ट्रेड ऑफ है। जब से सब्सिडी का परसेंटेज एग्रीकल्चर जीडीपी में तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, तब से जो इन्वेस्टमेंट का शेयर है एग्रीकल्चर जीडीपी में, उसमें एक डिक्लाइन आया। क्लियर ट्रेड ऑफ है, जो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म के साथ हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और प्री मैच्योर एक्सेसिव वेलफेयरिज्म की ओर हम जा रहे हैं। जिस
जो कि इकोनॉमिक पावर हमारी अभी इतनी नहीं बनी कि उस लेवल का हम वेलफेयरिज्म कर सकें, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। तो ये ज़मीनी हकीकत है, हमको स्वीकार हाँ, करना ये एक जो इशू है। दूसरा, एनके सिंह साहब इसका जवाब ज़्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं, वो चेयरमैन रहे हैं। किसी भी फाइनेंस कमीशन ने कभी भी अपने अवार्ड में रेवड़ी की तरह नहीं बांटा और ना ही हमेशा ही अकेले बैकवर्डनेस को रिवार्ड किया है। यदि आप हमारा भी फार्मूला इस समय का देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये थी कि आप 11 के सेंसस की आबादी के हिसाब से देखेंगे, जिससे साफ जाहिर है कि जहाँ तेजी से आबादी बढ़ी उधर ज़्यादा जाएगा, और जिन्होंने आबादी को कंट्रोल किया इन्हें वे आप उनको डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन साहब का ये कन्विक्शन था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चाहे ये नहीं है, लेकिन जो पास्ट की पॉपुलेशन थी 1971 की पॉपुलेशन थी, उनको भी इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया ताकि केरला, तमिलनाडु जो सदर्न स्टेट्स और पंजाब जहां पॉपुलेशन ग्रोथ या फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी लो है, वो उनको भी एक मिल सके। तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक जो है संतुलन बनाकर रखा गया। एनके सिंह साहब, गेंद आपके पाले में है अब। जी, तो सर्वप्रथम तो मैं अश्विनी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 14वें वित्त आयोग के ऊपर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धन्यवाद अश्विनी जी। और आपने कहा कि उस समय ऐसी उम्मीद थी कि यदि उस समय जो था एकाएक 32 से 42% अगर जो राशि आवंटित होना है राज्यों को उसमें बढ़ोतरी होगी तो राज्य अपना काम स्वयं कर सकेंगे। लेकिन अश्विनी जी, हुआ क्या, आप से ज़्यादा कोई नहीं इस चीज़ को समझ सकता है कि राशि तो बढ़ गई राज्यों, लेकिन केंद्र के ऊपर जो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का बोझ था वो लगभग ज्यों का त्यों रह गया। 3.5 लाख करोड़ प्रतिवर्ष केंद्र से राज्यों को जाता है उन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के कारण। तो उन लोगों ने भी ऐसी अनुशंसा की थी, हम लोगों ने भी अनुशंसा किया है, और ऐसा विश्वास है कि चूंकि सरकार ने उस अनुशंसा के ऊपर आगे के कार्यक्रम के ऊपर अपना वचन दिया है कि जितने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें कि 3.5 लाख करोड़ प्रतिवर्ष केंद्र के द्वारा से राज्यों को जा रहा है, ये डेवोल्यूशन फार्मूला से बाहर है, ये ग्रांट्स के रूप में है। इसको किस तरह से और आगे रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद अश्विनी जी कि आपने इस प्रश्न के ऊपर, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आपने सिंह साहब बहुत वैसे एक मैं कह दूं कि जो आपने जीएसटी काउंसिल के बारे में श्रीवास्तव साहब कई बार उसका आपने उल्लेख किया है जी। जीएसटी काउंसिल एक ज्वलंत उदाहरण है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक नई ढांचा का उल्लेख है। ये संविधान में कभी नहीं था। ये जीएसटी के बारे में इसका आकार 1991 का है। इसको कार्यान्वित करने के लिए 2017 तक इंतजार करना पड़ा, लगभग 25 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, और मोदी जी के ही नेतृत्व में ये वो सक्षम थे कि राज्यों के बीच एक कंसेंसस हो और जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में फंक्शन करे, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ सिंह साहब के ऊपर कि कोई जैसा मैं सहमत हूँ अपने पूर्व सहयोगी रमेश जी से कि रेडी के बाद में हम लोगों ने नहीं दिया है। 3 क्राइटेरिया को हम लोगों ने बैलेंस करने का प्रयास किया। क्या क्राइटेरिया थे? 3, इक्विटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां लोग गरीबी के नीचे से जब मैक्सिमम है उनके ऊपर तो ध्यान हम लोग नहीं हटा सकते थे, इसीलिए इक्विटी। दूसरा परफॉर्मेंस,
जिसका कि आपने सिंह साहब का परफॉर्मेंस, तीसरा नीड्स। तो ये इक्विटी, परफॉर्मेंस, नीड्स और एफिशिएंसी, ये 4 मापदंड के ऊपर हर एक वित्त ऐसा प्रयास रहा है कि इसकी बैलेंसिंग करें। इस बार जैसा रमेश जी ने सही कहा, एक नई चुनौती हम लोगों के समक्ष थी। अश्विनी जी जानते हैं कि इस आयोग के पूर्व 40 वर्षों तक राष्ट्रपति का आदेश था कि 1971 के सेंसस आंकड़े के ऊपर ही आप अपनी अनुशंसा करें। 40 वर्ष तक ऐसा था। प्रथम बार सब कुछ को देखते हुए राष्ट्रपति का आदेश था कि आप जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है, आप जो वर्तमान 2011 की जनसंख्या के मापदंड के आधार पर अपना कार्य करें। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि विभिन्न जितने सदर्न स्टेट्स थे और कुछ नॉर्थ के स्टेट्स थे, उसमें एक बहुत आशंका उत्पन्न हो गया कि हम लोगों ने पॉपुलेशन के ऊपर नियंत्रण किया है, हम लोगों ने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत राशि गई है, उसके ऊपर हम लोगों ने महत्व दिया है, तो हमारा क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को लोग, प्रधानमंत्री जी जब चेन्नई गए थे जी, तो उन्होंने पब्लिक भाषण में उन्होंने कहा था कि ये कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, इसलिए वित्त आयोग को हम लोगों ने ये भी आदेश दिया है कि जिन राज्यों का डेमोग्राफिक के दृष्टिकोण से प्रगति अच्छी रही है उसको ध्यान में रखें। तो हम लोगों ने, जैसा कि रमेश चांद जी ने कहा, बैलेंस किया कि पॉपुलेशन में जितना हम लोग जोर देते थे उसको 2 भाग में हम लोग ने बांटा जी। एक भाग 25% जो इक्विटी के आधार पर गया, दूसरा भाग 12.5% जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के ऊपर गया। इस रूप से हम लोगों ने इक्विटी और परफॉर्मेंस दोनों को बैलेंस किया। हमारे पूर्व जो कुछ राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ से कि किरण रिजिजू जी आते हैं, और जो हिमाचल और उत्तराखंड, इनके पास फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए एक चुनौती है। जैसा कि एकदम सही रूप से अश्विनी जी ने कहा कि वन साइज डजंट फिट ऑल, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने कहा। हम लोगों ने सोचा कि फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए हम लोगों को और जोर देना चाहिए। ठीक। क्योंकि जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जैसे कि हिमाचल के मुख्यमंत्री, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट तो हम लोगों के पास है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हम लोगों के पास उपलब्ध है, क्योंकि हम लोगों को इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस वगैरह है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने जोर दिया, दैट इज नीड्स। सो पॉपुलेशन represents needs and forest, equity, income distance and performance, demographic management। तो इनके ऊपर हम लोगों ने जहाँ तक संभव हुआ अश्विनी जी, हम लोगों ने एक बैलेंस करने का प्रयास किया है। उसका जो अंतिम उसका फाइनल जो अनुशंसा है वो आपके समक्ष है। ठीक है, मैं ऑडियंस के पास आऊँ उसके पहले एक छोटा सा सर आपसे जवाब, क्योंकि बार बार किरण रिजिजू साहब को भी हमने सुना, कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण। आज हम अगर कोरोना, खुद प्रधानमंत्री ने भी कई बार स्वीकार किया कि कोरोना से हम अगर इतने प्रभावी तरीके से निपट पाए, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, अगर हम आज भी कहें कि चाहे वो जो है इसमें जिन लोगों की जान गई उनकी संख्या या जितने लोग प्रभावित हुए, जनसंख्या के अनुपात में अगर देखें तो बहुत देशों से हमारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा, और उसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका रही। आपको लगता है ये एक बेहतरीन उदाहरण? लेकिन साथ साथ रिजिजू साहब ने ये बात भी कही, उन्होंने कहा पॉलिटिकल रूप से हमने देखा कि कई चीज़ें जो है शिकायतें या कई सवाल लगातार उठते रहे, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे इसको? इसमें हुआ ऐसा है कि हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, अब एक जो मूर्धन्य है, मैं उनको, मेरे दोस्त भी है, तो उनकी पत्नी घबराई हुई थी कि इसको तो सोने का भी टाइम नहीं मिलता, आ रहे हैं इन्विटेशंस दुनिया भर से जाके बोलने का, जा नहीं सकता। मैंने कहा कि पहला काम तो ये कीजिए, विदेश घर से निकले ही नहीं कम से कम। मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ, ये हमारी संपत्ति है, उस संपत्ति को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं
वो डेमोक्रेटिक जीनियस से होता है। हम कैसे चलाएं? अगर हम इनको विदेश में प्रचार करने भेज देते तो काम बिगड़ जाता। तो इस पर अंकुश रखा, एक गए बाहर, उनके बहुत और कारण थे। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ कि डेमोक्रेसी बिना नॉइज के नहीं चलता। डेमोक्रेसी में नॉइज होगा, अच्छा, उसमें घबराने की बात नहीं। जी जी। अगर नॉइज नहीं होता तो 15th फाइनेंस कमीशन इतने संशोधन क्यों करते हैं फॉर्मूला में? ये नॉइज ही से होता है, और वही तो डेमोक्रेसी का आधार है। तो हम घबरा जाते, नॉइज हो रहा है तो होगा क्या? वो लोहिया जी कहते थे कि जब स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं होगा तो उस देश का समझो डेमोक्रेसी मर गया। तो सही कहते थे। आपको नॉइज सुनना होगा, उससे सीख लेनी होगी। हमारे पूर्वजों ने गलती की, उससे भी सीख लेनी होगी, क्योंकि उनका समय दूसरा था। समय बदल गया, ठीक, अभी भी बदल रहा है। अभी आपके हाथ से जो आप कह रहे हैं 15th फाइट, थोड़ी दिन में देखेंगे कि कुछ और करना है। ये बात नहीं ज़्यादा दिन चलेगी, नई समस्याएं आएंगी। तो इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम यूथ को, बड़े काडर को इन्वॉल्व करें। ठीक, अपने यूथ को इन्वॉल्व करें। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइंस, रिसोर्सेस, तो इसके बिना नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं फिजिकल डिसिप्लिन पर भी आऊंगा सर, क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इशू है, important और है। खास करके 3 टायर सिस्टम पे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इनसे आपके यहाँ से सवाल कुछ सवालों। जी 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 जी, देखिए। एक एक करके। जी हेलो, मेरी जी, आवाज़ आ रही बोलिए, जी। है? मेरा प्रश्न जो है आप अपना वो, नाम भी बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम आरिफ है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर शोध करता हूँ। मेरा प्रश्न जो है प्रोफेसर सुधीर सिंह जी से है। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि स्वच्छ पेयजल योजना है, इंदिरा आवास योजना है, जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं हैं। और उन सब योजनाओं में हम ये देखते हैं कि जब ये योजनाएं क्षेत्रीय स्तर पर जाती हैं तो वहाँ पर जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इन तरह की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में आनाकानी करती है। तो सर हम इस प्रकार की समस्या को किस तरीके समाधान कर सके, क्योंकि सहयोगी सहकारी जो संघवाद है वो है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके, ना कि एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके। ठीक है, आपने अच्छा सवाल है। प्रतिस्पर्धा डेवलपमेंट की हो, लेकिन सर ये क्योंकि आयुष्मान योजना की अगर बात करें, गरीबों को 5 लाख रुपए का बीमा, उसमें भी हम देखते हैं कई राज्यों ने जो है उसमें आनाकानी करी, कई राज्यों ने कहा नहीं हमारे पास, हम इसे लागू नहीं करेंगे। या किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट जो है हर 3 महीने पे जो जाता है, किसान सम्मान निधि जो है, उसमें कई राज्यों ने अपने यहाँ से लिस्ट नहीं भेजी। इस तरह की योजनाओं में भी हम देखते हैं कि राज्य और केंद्र जो है एक दूसरे के सामने खड़े हैं। देखिए, ऐसी कुछ शिकायतें हैं, कुछ राज्य जैसे बंगाल से ये सारी शिकायतें हुई, और कुछ राज्यों में हो सकती है। लेकिन लार्जर तौर पर अपोजिशन शासित राज्यों ने भी सहयोग किया। 1-2 उदाहरण हैं। मैं कहूँगा कि वो फिर राजधर्म की तरफ उन्हें लौटना होगा। और एक बड़ी बात है, इसके अंदर निहित है, मोदी जी के आने से एक चीज एक नई हुई है भारत की राजनीति में, कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पर बहस हो रही है। जो बहस और मुद्दों पर था, इशूज था, वो इशूज गवर्नेंस से इतर इशूज था, वो गवर्नेंस पे बहस आके टिक गई है। ये एक अच्छा पक्ष है। जो लोग इन चीजों में, इन सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम में जो राज्य सरकारें सहभागिता नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी जनता को जवाब देना पड़ेगा, और उस डर से वो फिर सहभागी बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, अगला सवाल जी। एक सेंटेंस में कह हाँ, देता जी सर, हूं। जी। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, द ग्रामर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बदल दिया है। प्रधानमंत्री सबकी बात सुनेगा और शांतिपूर्वक सुनेगा। ये जो बनी है बात, वो सीखने लायक है।
प्रिंसिपल को भी सीखना चाहिए अपने कॉलेज में। आपने सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करते हैं। और अभी बड़ी दिलचस्प बात हुई, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी जो हैं वो भले ही विपक्ष दल के आते हैं, लेकिन उनकी मेरे से इतनी अपेक्षाएं हैं। और ये अपने आप में डेमोक्रेसी का एक और सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है मुझे लगता है। वो होना चाहिए, वो जरूरी है। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। ये दुनिया के लोग डेमोक्रेटिक लीडर्स में आ रहा है कि भाई तुम सुनो तो। हाँ, संवाद बड़ा जरूरी है। जी जी। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अतुल गोयल है और मैं जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी। मेरा सवाल आदरणीय सभी जितने हमारे गेस्ट हैं उनसे है। और सर समय कम है, इसलिए जल्दी से हाँ, और छोटा-छोटा सवाल और एक व्यक्ति से एक। मैं पूछना अच्छा मेरा सवाल जो होगा वो पूर्व गवर्नर सिक्किम के हमारे पास बैठे हैं। देखिए, केंद्र और जब राज्यों का हम संबंधों की बात करते हैं तो केंद्र का रिप्रेजेंटेशन राज्यों में गवर्नर करते हैं। अभी पिछले कुछ सालों से देखा गया है, चाहे हम कितनी भी बात करें टीम इंडिया की या किसी भी की भी, कुछ राज्यों में तो मतलब स्तर बहुत लो लेवल पे, रॉक बॉटम जिसको बोलते हैं, आ गए थे। और बहुत मड स्लिंगिंग हमने दिल्ली में देखी राज्यपाल के साथ, चीफ मिनिस्टर के। वेस्ट बंगाल में तो शायद लेवल ऑफ डिसेंसी भी क्रॉस कर गया है, इस तरह के रिलेशन हो गए हैं। तो जब ऐसी समस्या आ जाती है जहाँ बड़ा क्लियर हमारे संविधान में प्रोविजन दिए हुए हैं, पार्ट 11 में और आर्टिकल 245 से 255 में, तो मतलब गवर्नर, केंद्र सरकारों को लगता है कि गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं और राज्य सरकार को लगता है गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं, और केंद्र सरकार को लगता है कि नहीं, जब कोई राज्य पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं या कुछ ओवरऑल जो नेशनल पॉलिसी के साथ नहीं अलाइन कर रहे हैं, तो उधर गवर्नर का इंटरफेरेंस जरूरी हो जाता है। और ये हमने देखा पिछले कुछ, बिल्कुल समझ गए। तो पूर्व गवर्नर हमारे पास बैठे हैं, तो इस समय में कैसे आप लोग डील करते हैं? इस तरह के लोग कोशिश करते हैं। मैं भी था गवर्नर 5 साल, तो मैंने डांट लगा दी, बड़े नेता थे, हमने कहा कि आप संविधान सभा के डिबेट्स पढ़ लें, मेरे पास दूसरा उत्तर नहीं है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो आप वो जमाना चला गया। तो ये जो नया जमाना है उसमें जनता की आवाज़ उठेगी तो प्रधानमंत्री जी जरूर इस व्यवस्था को बदलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आवाज़ कितनी जोर की होती है, कितनी शक्ति आप उसमें देते हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक, एक चीज़ मैं अगला सवाल लूँ सर आपसे जरूर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक मैकेनिज्म ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है नीति आयोग है जहाँ सबकी सुनवाई होती है, लेकिन कई मुद्दों पर कई बार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टकराव होते हैं। कई पॉलिसीज़ को लेकर हम देखते हैं कि बाद में ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक पॉलिसी बन गई, उसको केंद्र अलग राज्य सरकारों ने कहा कि हम इसको अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, कोई कानून बना के संसद से बना, राज्य सरकारों ने इस तरह की। क्या एक हमारे पास मैकेनिज्म है जिसमें इस तरह की जो शिकायतें हैं केंद्र और राज्यों के बीच जो होती हैं वो एक साथ बैठ करके सुलझा सके? ऐसा मैकेनिज्म है हमारे पास पर्याप्त? ऐसा एक नहीं, कई मैकेनिज्म है। समय के हिसाब से मैं आंसर दूंगा उसका। देखो, पहले तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है जिसके सभी मुख्यमंत्री मेंबर्स हैं, और सबको उसमें समय मिलता है कि वो अपना जो है इशू रेज करें और नीति आयोग को भी आगे 1 साल के लिए अपना एजेंडा तय करने के लिए इनपुट प्रदान करें। ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी चेयरमैन हैं नीति आयोग के, उनके निर्देश पर हमने 37 के 37 राज्य और यूनियन टेरिटरी को 10 चेयरमैन के पास हैं और 9 तीनों मेंबर के पास हैं। हर स्टेट का एक एडवाइज़र जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का है वो सारा उनसे कोऑर्डिनेशन करता है। और अब ये मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि एट लीस्ट साल में एक बार मेंबर और वाइस चेयरमैन के साथ अलग अलग डेलीगेशन नीति आयोग का जाएगा और वहाँ फोस्टरिंग अपना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसकी बात करेगा। नंबर 2 अपना पर्सपेक्टिव उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे देगा कि क्या है आपका पर्सपेक्टिव। और तीसरा स्टेट के क्या पेंडिंग इश्यूज हैं केंद्र की मिनिस्ट्रियों के साथ
उस पे आप एज ए न्यूट्रल ब्रोकर, जो कि हम रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, जी। आपने उनका क्या समाधान निकाला, वो मिनिस्ट्री से इनपुट लेकर हम उनको उनके साथ देते हैं। तो ये एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है, जिसमें अब उन्होंने और ऐड किया है कि स्टेट के अलावा वहाँ पर आप एक मीटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट से भी करिए, फार्मर से भी करिए, 2-3 और मीटिंग जो है उसको भी करिए। और अभी हम यूपी में गए थे, हमने 4 मीटिंग वहाँ की, और पिछले हफ्ते मैं मणिपुर में जाकर आया हूँ, अपनी अपनी स्टेट में जा रहे हैं, उनके मुद्दे ले रहे हैं, और ये बहुत ही एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि 1 मिनट का टाइम दें, यहाँ एक इन्होंने सवाल उठाया था कि स्टेट्स का आप में प्रतिस्पर्धा ना प्रमोट करें। प्रतिस्पर्धा से इंस्पिरेशन आती है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात इसीलिए हो रही है कि इतने बड़े देश में जैसे एक क्लास है, यदि आप कोई उनकी मार्किंग ही नहीं करते तो स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए कोई एक प्रेरणा या कोई चैलेंज नहीं मिलता। तो नीति योग इंडेक्स अप्रोच फॉलो करता है कि सारी स्टेट्स हेल्थ में कहाँ खड़ी हैं, एसडीजी को ऑब्टेन करने में कहाँ पहुँची हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में कहाँ पहुँची हैं, अलग अलग हमारे वो पब्लिश साइट पे। ये कंपटीशन तो होना ही चाहिए कि अगर एक स्टेट में अगर एक बड़ी आबादी है, फर्ज कीजिए वहाँ 20% आबादी है जिसके पास पीने का पानी नहीं है, और एक स्टेट है जो अपने यहाँ 100% लोगों को पीने का पानी पहुंचा देता है, तो फिर ये देश के सामने उदाहरण होना चाहिए कि भाई पीने का पानी, अगर हम 7 दशक बाद भी, आजादी के 7 दशक बाद भी शौचालय, पीने का पानी, बिजली, ये सब चीजें नहीं पहुंचा पा रहे, तो इसमें कंपटीशन तो राज्यों के बीच होना ही चाहिए। जी जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। जी हाँ, आप बताइए। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। अच्छा ठीक है जी। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। सबसे पहले हम सब बधाई के पात्र हैं, जिस तरह से हमने कोरोना को मैनेज किया है, तो आई थिंक उससे अच्छा कोई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण हो नहीं सकता है। फिर गांव के होने के नाते मेरा प्रश्न है कि हम किस तरह से गांव के लेवल पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कल्पना करते हैं, क्योंकि जो रियल इश्यूज हमारे गांव के लेवल पे हैं, और वहाँ हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हम एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, और लैंग्वेज के ले लें, तो जो रियल इश्यूज हैं वो आ ही नहीं पाते हैं लोकल। ठीक है, छोटे छोटे जल्दी से मैं मैक्सिमम लोगों के सवाल ले लेता हूँ। सर, आपने कहा कि नॉइज़ भी है, और जिस तरह से आप सबकी बातें सुन के लगा कि बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन दिखने में जो इसका प्रोजेक्शन है आजकल मीडिया में, वो तो कम्प्लीटली अलग है। इनफैक्ट मैसिव अटैक्स ही हुए हैं सेंटर के ऊपर बाय द स्टेट्स। तो एक आम इंसान को किस तरह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि उसको इस फेडरल स्ट्रक्चर और इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और सवाल, फिर मैं सब पे आ जाता हूँ। जी हाँ। हेलो सर, मैं तृप्ति हूँ और जिम्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, और हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन की, बट एक तरफ हम ये भी बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, और बहुत सारे यहाँ पे सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे ही कमियाँ दिख रही हैं। तो क्या पंचायती राज का भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? हम मतलब इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम स्टेट, सेंटर और पंचायत का एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों नहीं कहते? वो है उसकी तरफ रमेश जी ने शुरू में बताया था, लेकिन फिर भी आप एक आखिरी सवाल जल्दी 30 सेकंड में, बिल्कुल समय नहीं। सर, मेरा नाम वरदान गुल्ला है और मैं जिम्स को रिप्रेजेंट करता हूं और एक मीडिया स्टूडेंट हूं। सर, वीपी सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री नहीं है इस देश में, हम एक टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। तो सर, आपके मुताबिक ऐसे क्या कदम होने चाहिए जिससे हमारी राज्य सरकारें और हमारी केंद्रीय सरकार को मिलकर काम करने में और मदद मिले, क्योंकि हम एक टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड है सर, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी आखिरी बात कर ले, समय बिल्कुल नहीं। जी सर। पॉलिटिकल पार्टी इश्तहार लगाता है ना, प्रधानमंत्री की तस्वीर, मुख्यमंत्री की तस्वीर, ये गलत है। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा होता है। जो पार्टी कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएं, पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। मैंने आपको शुरू में कहा था, चक्का टूट गया, टायर ब्रस्ट हो गया, पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। तो ये सारी दोष पॉलिटिकल पार्टीज में आती हैं, ठीक है, फिर खत्म हो जाती है। राजनीति है। सर आप जल्दी से इन सवालों में से कोई सवाल लेकर, और साथ साथ जो आपने कहा कि वित्तीय अनुशासन की जो बात है वो भी बड़ी जरूरी है।
देखिए, पैसा केंद्र से चला गया, राज्यों को जब तक अनुशासन नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये जो, जैसे रमेश चांद जी ने भी उसकी तरफ इंगित किया कि एक प्रकार से पॉपुलिस्ट कंपटीशन चल रहा है, एक पॉपुलिज्म चल रहा है कि मैं मुफ्त में बिजली दूंगा, मैं मुफ्त में पानी दूंगा, सड़कों का हाल कुछ भी हो जाए, पानी अच्छा मिले या ना मिले, बिजली अच्छी मिले ना मिले, लेकिन मुफ्त में दूंगा और उससे वोट बटोर लूँगा। मुझे लगता है कि इसके लिए पूरे देश भर को विचार करना चाहिए, जुडिशरी को भी विचार करना चाहिए कि अगर देश का विकास और देश में लोगों को सुविधाएं दिलानी हैं तो साधन सीमित हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, साधन सीमित हैं। अगर सुविधाएं जुटानी हैं तो इस पॉपुलिज्म को समाप्त करना पड़ेगा। पर ये जनता ही कर सकती है, मुझे लगता है। और नहीं, जनता नहीं, जनता के साथ हम सब लोग इसके बारे में जब हम आवाज उठाएंगे कि ये गलत है, कि मुझे मुफ्त में बिजली नहीं चाहिए, मुझे मुफ्त में पानी नहीं चाहिए, मुझे सुविधाएं चाहिए, इस देश का विकास चाहिए, और वो विकास ही एकमात्र रास्ता है। यह जो मुफ्त में बांटने वाला जो विषय है, ये एक बहुत बड़ी बहस दुनिया में चल रही है, विकास बनाम पॉपुलिज्म। यह, इस बहस में विकास को जीतना है। ठीक है, बिल्कुल, इस बहस में हमने लोगों को इतना सक्षम बनाना है, इतना सक्षम बनाना है कि वो अपनी बिजली के लिए, अपनी पानी के लिए, अपने सब शिक्षा के लिए सुविधाएं खुद अपने पास से जुटा। ठीक है सर, 30 सेकंड एक सवाल आया था केंद्र और राज्य टकराव को लेकर, मैं चाहूँ उसको आप जल्दी से। मैं एग्री करता हूँ। पहली बात, पॉपुलिज्म नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए। मैं पंचायती राज वाला, पहली बार मत बोला कीजिए, पहली बार नहीं बोलना चाहिए, एग्री करता। पंचायती राज वाले सवाल को मैं उठाता हूं। देखिए, पंचायत को अधिकार दिया गया है और वो अधिकार लगातार बढ़ रहा है, फाइनेंशियल भी उनको काफी सपोर्ट, बल्कि केंद्र लगातार सीधा कर रही है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। चूंकि जो गवर्नेंस डिफिसिट है वो गांव में है। आज भी 61% आबादी गांव में रहती है, जो लेटेस्ट सेंसस है। तो गांव में जो गवर्नेंस डिफिसिट खत्म करना है, उसमें पंचायत को मजबूत करना है और डेमोक्रेसी को भी मजबूत करना है। तो गांव के स्तर पर डेमोक्रेसी पंचायत के तौर पर उभर रही है और बड़े अच्छे से उभर रही है, एकीकृत रूप से पूरे भारत में उभर रही है। तो उसको मजबूत लगातार हमको करना चाहिए। फाइनेंशियली तो है ही, और भी तरीके से करना चाहिए। फाइनेंशियली जब आप कहते हैं कि सर, मैं दोबारा ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, पंचायतों को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन पंचायतों में भी हम देखते हैं कि सरपंच जो है एकदम से सरपंच बनते, उसके पास बोलेरो गाड़ी आ जाती है, ऐसा कई जगह कहा जाता है कि सरपंच, तो वहां पर भी वित्तीय अनुशासन तो बड़ा जरूरी है। ये सब व्यवस्था एक और व्यवस्था है, मुखिया पति लोग मिल बिल्कुल, वो भी होता है। फाइनेंशियल वित्तीय अनुशासन जो है वो एक, मुझे लगता है वो एक बहुत जरूरी चीज है जब हम वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। सर, ऐसा है, वो 15 फाइनेंस कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है और उस रिकमेंडेशन को मान भी लिया है केंद्र ने। पहला उसमें ये है कि जो पंचायत हैं वो अकाउंट मेंटेन करेंगी। यदि कोई पंचायत अकाउंट मेंटेन नहीं करती अगले 2 साल में, उसको ग्रांट नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि उस अकाउंट की ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे। एक समय दिया है कि पहले 2 साल में आप अकाउंट बनाएंगे और तीसरे साल से आप उसका ऑडिटिंग कराना शुरू करेंगे। बहुत लोकल, जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। और इसी तरह, क्योंकि कई जगह ये सब पावर पैसा देने की एमएलए के हाथ में है, एमएलए जाएगा वो ये देगा। अब ये निश्चित कर दिया है कि इतना % आपको पंचायतों को देना ही है। लेकिन थोड़ा दुख की ये बात है कि वही स्टेट जो यहाँ शिकायत करती हैं कि सेंटर हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं करता, वही स्टेट्स जो मैंने एग्जांपल दी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन ना कॉन्स्टिट्यूट करना या फॉर्मेलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करना। तो आप देखोगे ये बदलेगा। लास्ट पॉइंट में एक ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नॉइस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आज लखीमपुर में क्या हुआ है बच्चे बच्चे को पता है। आज से 40 साल पहले ये बात हुई होती
तो शायद रेडियो के थ्रू पता चलता है या अगले दिन अखबार से कि क्या हुआ। अवेयरनेस बढ़ रही है अपने राइट्स के प्रति। आप देखिए, चाहे वो वुमेन के राइट हैं, उनके अवेयरनेस बढ़ रही है। सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें ऐसा होना जो है एक स्वाभाविक लाजमी है। इनके सिंह साहब, आखिरी सवाल आपसे, और बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर हमको विकास करना है, लेकिन जब विकास की बात करते हो तो एक तरफ हमें एयरपोर्ट भी बनाना है, एक तरफ जो है गरीबों को 2 रुपए में अनाज भी देना है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है तो फिर कुछ नॉइज भी होंगी, केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो टकराव भी कुछ दिखता है, लेकिन सबको साथ लेके भी चलना है, राज्यों के बीच कंपटीशन भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है इन सब चीजों के बीच हम संतुलन बना के चल रहे हैं? बहुत संक्षेप में सर। मेरे जानते संतुलन बना करके निश्चित कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये अगर नॉइज आवश्यक है तो जैसा कि कहा गया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही नहीं, कंपेटिटिव फेडरलिज्म के दृष्टिकोण से आप अगर देखें तो पॉपुलिज्म वर्सेस ग्रोथ, यह विवाद चलता रहेगा। और मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं अंत में कि विशेषकर जो प्रणाली है इलेक्शंस की, उस प्रणाली में जो परिवर्तन हो गया है, लगभग आप देखें तो लगभग 365 दिन, शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां कोई ना कोई चुनाव नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल। तो एक राज्य दूसरे राज्य को उस उदाहरण पे जाता है कि उन्होंने तो ये माफ कर दिया, मुझे तो इससे ज्यादा करना है। ये जो प्रथा है जिसमें कि इलेक्शन साइकिल में और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी आवश्यक परिवर्तन करना होगा ताकि एक समन्वय हो सके। ये जो विवाद चल रही है, ग्रोथ वर्सेस पॉपुलिज्म, पॉपुलिस्ट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका एक सही निष्कर्ष पहुंच सके। बिल्कुल सही निष्कर्ष इसका निकालना पड़ेगा। और टीम इंडिया से हमने बात शुरू की थी तो इसीलिए, क्योंकि टीम इंडिया की समझ में आता है तो लोग बहुत क्रिकेट को बहुत समझते हैं, तो इसीलिए आप इसको मोटे तौर पर अगर समझना आता है तो टीम इंडिया तभी मैच जीत सकती है जब जो बॉलर हैं, जब जो बैट्समैन हैं, उनकी एवरेज अच्छी रहे। आप जानते हैं कि अगर एक बॉलर है वो अगर मैच जीतने के लिए अपने एक ओवर में सिर्फ 3 रन देता है, लेकिन दूसरा बॉलर अपने उसी ओवर में 13 रन दे देता है, तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे। मैच जीतना है तो एवरेज आपको बनानी है। अगर 5 की दर से, तो यानी सभी बॉलर को 5 से कम रन देने हैं, रन रेट पर अपने ओवर फेंकने, और उसके लिए बड़ा जरूरी है डेवलपमेंट के, जिसकी बात हुई थी, जिसकी तरफ यहां इशारा भी किया गया कि आकांक्षी जिले हैं हमारे, कुछ जिले पीछे रह जाते हैं, कुछ राज्य पीछे रह जाते हैं, उसके कारण ओवरऑल देश का जो एवरेज है वो डेवलपमेंट का, उस पर हम पिछड़ जाते हैं। और अगर हमें आगे बढ़ना है, विकास के साथ तेज गति से विकास करना है, तो हम एक टीम इंडिया की तरह, जिसमें तमाम राज्य, जिले, ब्लॉक और पंचायतें, गांव सभी मिलकर के डेवलपमेंट के इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। कॉम्पिटिटिवनेस हो, इनमें प्रतिस्पर्धा हो, पर प्रतिस्पर्धा डेवलपमेंट की हो कि ज्यादा विकास मैं अपने इलाके में करके दिखाऊंगा, इस तरह की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन सहकारी संघवाद की भावना जो है वो बनी रहनी चाहिए, तभी हम इस डेवलपमेंट के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर आगे बढ़ सकते हैं। और मत भूलिए कि देश में जो युवा है वो तेजी से विकास चाहता है, देश तेजी से विकास चाहता है, और इस सब के लिए अब हमें एक टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, यहाँ पर आप सब लोग और मेरे तमाम मेहमान, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज डीडी कॉन्क्लेव में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।